क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, अगर हम ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, टाइम नहीं देंगे तो फिर रह जाएगा सब। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम देखते हैं कि सेक, कोसेक, कॉट और टैन कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता है। तो उसके लिए हम पहले यूनिट सर्कल अपना बना लेते हैं, तो वहाँ से हमको देखना बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड, विंडो, लेयर एडिटर, हटा देंगे लेयर एडिटर, एक लेयर बस हमको भी एक्स्ट्रा यहाँ लेना पड़ेगा, मूव कराना है इसको असल में। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है कितना भाई, 1 0। इस वाले का कितना है, 0 1। इधर वाले का -1 0 और नीचे वाले का 0 -1। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है, जो पॉजिटिव एक्स वाला है, इस पे जितना भी एंगल लाई करेगा, 0 हो या 2 पाई हो, कोई भी हो, या 4 पाई हो या 6 पाई हो, मतलब 360 हो या 720 हो, या 720 प्लस 360 हो, उन सारे में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉजिटिव एक्स वाले पे, तो साइन एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स बराबर 0 हो जा रहा है। तो साइन एक्स 0 है, इसका मतलब कि जिस जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ रहा है वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। तो कोसेक एक्स में आता है, कोसेक बराबर 1/sin होता है, और टैन में भी सॉरी कॉट में भी आता है, कॉट बराबर कॉस बाई साइन होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स आर अनडिफाइंड एट एक्स बराबर 2n पाई। 2n पाई वाला ही पोजीशन था ना ये वाला, देखा था हमने, ये वाला 2n पाई, लेफ्ट वाला 2n प्लस 1 पाई। तो चूंकि साइन एक्स 0 हो जा रहा है और कोसेक होता है 1/sin, और कॉट होता है कॉस बाई साइन, तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ नहीं सकता है, तो जहां जहां साइन 0 है वहां वहां ये सब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन कहाँ 0 है भाई, तो 2n पाई पे जो है 0 है। और देखो साइन कहाँ 0 है, इसके अलावा यहाँ पर भी साइन 0 है ना भाई। साइन एक्स बराबर 0 कहाँ पर भी है, ये वाला जो एंगल है हमारा पाई वाला, या पाई में फिर 2 पाई जोड़ दो 3 पाई वाला, 5 पाई वाला। ठीक है, तो क्या पता चला हमको कि इस वाले पोजीशन पे भी जो है कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स आर अनडिफाइंड एट एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई। तो अभी जो बोले वो तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना, कहाँ कहाँ कोसेक और कॉट अनडिफाइंड है। आया है ना समझ में। तो अब हमको एक चीज बताओ कि 2n पाई पे भी अनडिफाइंड है और 2n प्लस 1 पाई पे भी अनडिफाइंड है। 2n पाई का मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2n प्लस 1 का मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो जब हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को कंबाइन कर दें, दो सेट है हमारा, दोनों का यूनियन ले ले, दोनों को मिला दें, तो हमको क्या मिलेगा, कौन सा सेट मिलेगा।
ए यूनियन बी हो जाएगा। नहीं नहीं, ए यूनियन बी तो हो जाएगा, पाई के मल्टीपल में बोलो कि पाई का कौन सा मल्टीपल मिलेगा, मतलब जैसे हम तो बोले कि होल नंबर्स का, इंटीजर्स का। सारा इंटीग्रल मल्टीपल मिल जाएगा पाई का, सही बात है। इवन और ऑड को मिला दे तो सारा नंबर मिल जाएगा हमको, सारा इंटीजर मिल जाएगा, मतलब इवन और ऑड को मिलाने से। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन 1 और पोजीशन 2 जो हमारा है उसको हम कंबाइन करके बोल सकते हैं कि ये दोनों पोजीशन है, ये मल्टीपल ऑफ पाई का पोजीशन है, या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल का पोजीशन है। तो फिर हम एक फाइनल यहाँ पे लिखेंगे, फाइनल बात यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इन दो चीज़ों से हमको क्या पता चल गया, देयर फॉर कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स आर अनडिफाइंड एट एन पाई। एन पाई पे जो अनडिफाइंड है, और एन क्या है यहाँ, तो एन इंटीजर है। ठीक है, तुम लोग जो खुद बोले हो कि सारा इंटीग्रल मल्टीपल मिल जाएगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल को हमने एन पाई कह दिया, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा ये बात। ठीक है, वैसे ही cos x देखो कहाँ कहाँ जो है जीरो हो रहा है, cos x जीरो होने का लोकेशन मार्क करते हैं। एक तो यहाँ पे जीरो हो रहा है cos x, एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो हम लिखते हैं कि cos x बराबर जीरो एट, या ऐसा लिखो cos x बराबर, जैसे पहले लिखे थे वैसे ही लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, cos x बराबर जीरो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि sec x एंड tan x, tan में भी डिनोमिनेटर में cos आता है ना, sin बाई cos होता है, आर अनडिफाइंड एट x बराबर, बोलो कौन सा वाला पोजीशन था ये, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 वाला। ठीक है, एट x बराबर 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, वैसे ही इस वाले पोजीशन पे भी जो है cos x क्या है, जीरो है, इस वाले लोकेशन पे। तो cos x जीरो है, तो फिर से ये इंप्लाई करेगा क्या, sec x एंड tan x यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड एट x बराबर 4n प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करना है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 को और 4n प्लस 3 पाई बाई 2 को। तो दोनों सेट को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या बन गया, 4n प्लस 1 और 4n प्लस 3 के टाइप के नंबर्स को मिला दो आप, तो क्या मिलेगा आपको, सोचो, दिमाग लगाओ। रिपीट कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 4n प्लस 1 पाई बाई 2 जो है ना, इस सेट को 4n प्लस 3 पाई बाई 2 वाले सेट से हम मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा। तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा हल्का कर दे रहे हैं, 4n प्लस 1 और 4n प्लस 3 को ही बताओ आप, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4। ना, इवन मल्टीपल तो आएगा ही नहीं यहाँ। ये ये वाला दे रहा है 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, ये वाला दे रहा है रिमाइंडर 3, तो 4 का मल्टीपल तो हुआ ही नहीं, इसके अंदर 4n वाला भी पार्ट नहीं आया, 4n प्लस 2 वाला पार्ट भी नहीं आया, ये दोनों नहीं सर आया। ऑड नंबर। सही बात है, सारा ऑड नंबर मिल जाएगा, 4n प्लस 1 और 4n प्लस 3 से सारा ऑड नंबर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि sec x एंड tan x आर अनडिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड को हम क्या बोलते हैं, 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे sec x और tan x डिफाइन नहीं होता है, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। और पिक्चर वाइज भी ध्यान में रखना है
कि पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स पे क्या है, कोसेक और कॉट अनडिफाइंड है, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई पे सेक और टेन अनडिफाइंड है। तो हम एक चीज बस और करके दिखा दें, 4n+1 और 4n+3 को कंबाइन करके दिखा दे रहे। वन नोट खोल लेते हैं, अलग करते हैं क्योंकि इसमें स्पेस खत्म होने वाला है। फोर एन प्लस वन और 4n+3 को कंबाइन करते हैं, तो इससे क्या मिलेगा, n की जगह 0 डालो तो 1, 1 डालो तो 5, 1 5, अगला नंबर 9, 9 4 13, ऐसे करते करते सब मिल जाएगा। इनको कंबाइन करो आप, तो सॉरी इस वाले फॉर्मूले से n की जगह 0 1 2 3 डाल के देखो क्या आएगा, तो 3 आएगा, 0 डालोगे तो 1 डालोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, 2 डालोगे तो 11 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 4 3 12 3 15 आ जाएगा। तो अब देखो ऑड नंबर सारा कवर हो गया, 1 इधर से, 3 इधर से, 5 इधर से, 7 इधर से, 9 इधर से, 11 इधर से, 13 15, ऐसे ही आप आगे तक सारा ऑड नंबर कवर कर दोगे। और निगेटिव वाला भी सेम उसी तरीके से कवर हो जाएगा। इनकी जगह -1 डाल लोगे यहाँ, तो क्या बन जाएगा आपका -3, है ना। इसमें इनकी जगह -1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो -1 -3 कवर हो गया। वैसे ही इससे -7 आ जाएगा, इससे -5 आ जाएगा, सारा कुछ जो है कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है, सारा ऑड नंबर। 4n+1 4n+3 को मिला के दुनिया का सारा ऑड नंबर हो जाएगा। वैसे ही 4n और 4n+2 को हम मिला दें, दोनों का यूनियन कर दें, तो हमको दुनिया का सारा इवन नंबर मिल जाएगा। तो ये था, ये एक टॉपिक हमारा जो है कवर हो गया खुद में, कहाँ कहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनडिफाइंड है। तो आप नोट करके यहाँ से लिखते जाओ। ये सब मैं मिटा रहा हूँ जो एडिशनल बातें लिखी हुई हैं। मतलब जहाँ सॉल्यूशन खत्म हुआ वहाँ नोट डाल लेना, और ये फिगर ड्रॉ करके जितना कुछ इस वाली लाइन के नीचे लिखा हुआ है वो सब कुछ आप लिख लो। किसी का कोई डाउट है तो बिल्कुल बिला झिझक पूछिए। नहीं सर, इजी पार्ट है। अच्छा सर, हमारे ये वाला चैप्टर खत्म होते होते कितना टाइम लग जाएगा? ये वाला चैप्टर खत्म होते होते पूरा अगस्त गुजर जाएगा। कोशिश करेंगे हम कि एक्स्ट्रा क्लास लगा करके मतलब 25 अगस्त 26 अगस्त तक जो है कंप्लीट करें इसको। मगर अगर इसको सही में अगर इस चैप्टर का हक अदा करते हुए हम पढ़ेंगे, मतलब जो इसका राइट है, तो फिर पूरा अगस्त जो है गुजर जाएगा। मगर हम थोड़ा सा सिलेबस रेस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि वक्त कम है, हम सीबीएसई के सिलेबस पे फिलहाल खुद को रोक लेंगे यहाँ पे। और हाँ, सिलेबस 30% कम भी तो हुआ है। वो मत देखो ना भाई, वो इसलिए मत देखो आप क्योंकि सिलेबस वो जो कम हुआ है, कोई कोई टॉपिक उसने हटा दिया है, तो अभी तो तुम नहीं पढ़ोगे। कंपटीशन में ऐसा थोड़ी है तुमसे नहीं पूछेगा वो। और यहाँ के बाद सिर्फ कंपटीशन ही है। अगले 3 साल तक जब तक आप कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे, आपका तो कम्पिटिटिव लाइफ अब शुरू हो गया है अब यहाँ से। उसी को ध्यान में रख के पढ़ना है, ठीक है। तो सीबीएसई के एग्जाम में 11 क्लास में नहीं पूछेगा, मगर किसी कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, उसमें तो पूछेगा ही पूछेगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा हमको पूरा। जेई एडवांस का सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे अभी क्योंकि
बहुत कम समय है। एक बार ये खत्म होता है तो फिर रिवीजन कराएंगे और उसमें जो है और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थ्योरी तो 10% 20% और बढ़ेगा इसका 10%। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो जोर से। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? असल में ईयरफोन में नहीं लगाया हुआ हूँ आज, तो तुम लोग की आवाज हमको तो तभी सुनाई देगी जब थोड़ा जोर से बोलोगे तब। तो ऐसे भी इस बैच में सारे आईआईटी वाले तो है नहीं, इसमें कॉमर्स वाले भी हैं, ठीक है, पीसीबीएम वाले भी हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कम से कम जो बेसिक है, जितना फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा, जितना मैथ में ज़रूरत पड़ेगा, उतना करा लेते हैं सीबीएसई का पूरा सिलेबस, और उससे थोड़ा सा बस ज़्यादा। चलो अब इसका, इसके लिए ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जगह छोड़ो, अगर नहीं लिखा है आपने अभी तक तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में लिख लेना आप क्लास के बाद। तो मैं आपको दिखा दूँ अब और क्या कवर हो गया इसमें। देखो लिखा हुआ है कोसेक एक्स, देखो कोसेक एक्स के बारे में और कॉट एक्स के बारे में कहाँ डिफाइंड नहीं है, एन पाई पे। तो ये एन पाई कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट पूरा मैंने आपको समझा दिया, वो आपको बुक पढ़ के नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ही सेक और टेन कहाँ डिफाइंड नहीं है, तो 2n+1 पाई बाई 2 पे। 2n+1 कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको समझा दिया कि 4n+1 और 4n+3 को कंबाइन करके आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे करके कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड करते चलो, यहाँ से रटने का जरूरत नहीं है, खुद ब खुद जो है लिख लोगे। अब हम जो अब हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले तो हम डोमेन रेंज, इन जनरल डोमेन रेंज की बात कर ले, इन जनरल व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। तो हेडिंग डालो पहले, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन पहले बता दे होता क्या है, तब फिर ट्रिग्नोमेट्री, तब फिर डोमेन तो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को खुद से लिख लोगे। कुछ पढ़ा है पहले डोमेन के बारे में कभी, व्हाट इज डोमेन? सर डोमेन का मतलब जो भी रीजन कोई चीज कवर करता है, हाँ सही बात है, डोमेन एंड रेंज से नहीं। सही बात है। ये तो हो गया इंग्लिश वाला मीनिंग, ठीक है। इंग्लिश वाला मीनिंग हो गया कि जो भी रीजन कोई कोई टॉपिक या सब्जेक्ट कवर कर रहा है, बोलते हैं वो उसका डोमेन है। सर किसके बीच में लाई कर रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक। सर नहीं, किसके बीच में लाई कर रहा है वो डोमेन नहीं होता है, वो रेंज होता है। सर हम बताएं, हाँ बताओ। द फर्स्ट एलिमेंट सेट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। नहीं सुनाई दिया, कुछ ही थोड़ा सा जोर से बोलना, मैं जरा अपना वॉल्यूम भी बढ़ा लूँ, रुक जाओ लैपटॉप का। हाँ अब बोलिए। सर जैसे दो सेट दिया है तो डोमेन फर्स्ट सेट के एलिमेंट को कहते हैं। नहीं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को नहीं कहते हैं डोमेन, वो आप रिलेशन पढ़े हो और रिलेशन के हिसाब से जो है आप डोमेन बोल रहे हो, तो वैसे नहीं, ये फंक्शन का डोमेन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन का डोमेन का तो यूज ही, कॉन्सेप्ट वाइज यूज बहुत कम होगा, बस एक ही चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा हमको। सर डोमेन ये फंक्शन का ये हो जाएगा कि अभी ये नहीं तो जैसे तुम बोल रही हो ना, आवाज ढंग से नहीं सुनाई आवाज नहीं आ दे रहा है रही है। तुम्हारा, धीरे धीरे आ रहा है, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रही हो। तो उस तरीके से हम डोमेन अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। डोमेन देखो हम ऐसे देखेंगे, पहले मैं समझाता हूँ, फिर हम जो है फिर हम डोमेन की बात करेंगे। जैसे आपको लिख दिया 1/x, ठीक है। तो 1/x जब आपको किसी ने लिख के पूछा कि x की जगह आप दुनिया में कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो,
ये ऐसे समझो कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x लिख दिया, और अब आपसे पूछा कि x की जगह आप कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो, तो क्या बोलोगे आप? डाल सकते हैं। नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो कोई भी सब डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं। ना। जीरो जीरो नहीं डाल पाओगे, हाँ, 0 को छोड़ के। है ना। x की जगह आप जीरो नहीं डाल पाओगे, क्यों नहीं डाल पाओगे 0/x की जगह? इसलिए कि अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड हाँ, है। वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन बोलते हैं x के उस वैल्यू को जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है ना। जितना भी पॉसिबल वैल्यू है x का जिस पे फंक्शन डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना बन जाए, उनको कहते हैं डोमेन। तो एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x का डोमेन, इसको शॉर्ट में d लिख के नीचे में f लिख देते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो ऑल रियल नंबर माइनस 0, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी ऑल रियल नंबर माइनस 0 को भाषा में लिख लो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इंग्लिश में लिख लो, या फिर ऐसे लिखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 0। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब सारा रियल नंबर, उसमें से हमने 0 को हटा दिया, रोस्टर फॉर्म में 0 को लिख दिया, मतलब 0 को जो है हमने हटा दिया, इसमें से माइनस कर दिया, दोनों सेट का डिफरेंस ले लिया हमने। ठीक है, या तो फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 0 टू इन्फिनिटी ओपन। ये सब सेम चीज को डोनेट कर रहा है, सेम चीज को डिनोट कर रहा है ये। r माइनस 0 या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 0 या माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया इसका डोमेन इस वाले फंक्शन का। वैसे ही एक और लिखते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x माइनस 2 x माइनस 5, इसका क्या डोमेन होगा? डोमेन मतलब x का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू है, तो जिस पे अनडिफाइंड हो जाए, x is set 2 and 5। तो 2 and 5 इसका डोमेन हुआ क्या? या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 5 इसका डोमेन हुआ? वही होगा जो अभी आप बोले, और रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 5। सही बात है, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, उसमें से हमने हटा दिया 2 और 5 को। 2 और 5 ध्यान दो, रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि r को हमने एक सेट बोला है, तो सेट में से सेट को ही घटाएंगे, सेट में से नंबर नहीं घटा सकते हैं। तो कोई बच्चा ऐसे लिख ले r माइनस 2,5, सीधे से ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, r एक सेट है, उसमें से हमने एक सेट को हटा दिया, डिफरेंस ले लिया दोनों सेट का, सेट का डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं। a माइनस बी का मतलब a में से जो a और b में कॉमन है उसको हटा दो, तो 2 और 5 कॉमन है दोनों सेट में, तो 2 और 5 हटा दिया। ठीक है, तो डोमेन का चलो अब डेफिनेशन लिखते हैं, और यहाँ तो जगह कम पड़ गया, तो ऐसा करते हैं वन नोट में लिख लेते हैं इसके आगे की बातें। और फिर हम आपको कुछ कुछ फंक्शन का डोमेन निकालना सिखाते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ये हमारा टॉपिक। ये हमको अच्छा लगा, जैसे खुशी जो बोल रही थी अभी, जो डोमेन और डोमेन का जो डेफिनेशन वगैरह बता रही थी, इसका मतलब है ये कि वो कहीं ना कहीं से बुक से या वीडियो से या कहीं से भी उसने सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन खुद से पढ़ने की कोशिश की है। तो आप लोग भी जो है ऐसा कर सकते हैं, जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको खुद से देखने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है। हालांकि रिलेशन फंक्शन 80% क्लास 12 में पढ़ना है, और 10-20% ही पढ़ना है इस क्लास में। ठीक है, और उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा अभी। तो जो जो मेन मेन टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम पहले कवर कर ले रहे हैं। रिलेशन फंक्शन हमको इतना यकीन है कि अगर आप लोग खुद से भी पढ़ोगे ना, तो 100% आप खुद से भी समझ सकते हो थ्योरी पढ़ के बुक से, सर मगर पढ़ने का तो पढ़ने का तो
पढ़ लेते लेकिन क्वेश्चन नहीं नहीं बनेगा, क्वेश्चन भी बनेगा यार। पहले तुम एनसीईआरटी बना के देखो ना, एनसीईआरटी बन रहा है इसका मतलब बेसिक क्लियर हो गया। अब जो नहीं बन रहा है इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो उसके लिए फिर हम पढ़ाएंगे जब तब होगा। ठीक है, तो कम से कम एनसीईआरटी तुम्हारा जो है खुद से पढ़ के पूरा पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। डोमेन का पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट में एफएन लिख दिया, इज द अलाउड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। अब x जो लिखा है यहाँ, x की जगह किसी क्वेश्चन में y भी लिख सकता है, z भी लिख सकता है, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल दे रहे हैं। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिलेशन फंक्शन कर लोगे, बाइनोमियल थ्योरम हुआ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, ये सब तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ये सब जो खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज ज़्यादा होगे, समझोगे कम। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं तो कुछ आउटपुट हमारा मिल जाता है। इधर से हमने इनपुट डाला तो इधर से हमारा आउटपुट मिल जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर, हमने हमारा जो मशीन है वो एक्स स्क्वायर है, तो इनपुट 1 डाला तो आउटपुट 1 मिल जाएगा। इनपुट 2 डाला तो आउटपुट 4 मिल जाएगा। इनपुट 3 डाला तो 3 का स्क्वायर 9 आउटपुट मिल जाएगा। तो जितना भी वैलिड इनपुट है ना, उन सबको क्या बोला जाएगा, डोमेन बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑल द वैलिड इनपुट्स आर नोन एज डोमेन। वो भी ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, ऑल द वैलिड इनपुट्स आर नोन एज डोमेन। लिखते जाओ आप। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x-2 x-5। ठीक है, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर -2 and 5। लिख लिया? यस सर। लिख लिए। ठीक है, तो अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का डोमेन आपको लिखना सिखा रहे हैं, तो नोट्स करके लिखना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट, कोई आपको 1/a के फॉर्म का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/a को डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन है। पहला, a शुड बी डिफाइन, जो a है उसको डिफाइन होना पड़ेगा। a की जगह कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन ना आ जाए जो नॉट डिफाइंड हो। पहला है a शुड बी डिफाइंड, और दूसरा है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a डिफाइन होना चाहिए और a साथ साथ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर एक बार बस स्क्रीन पर कीजिए।
पीछे वाला स्क्रीन का? इस स्क्रीन का। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिखो नहीं अभी, बस देखते जाओ, समझते जाओ, जो बताते जाओ। ठीक है, तो दो कंडीशन है। अब तो आपको लग रहा होगा देख के कि दोनों तो सेम ही बात कही जा रही है, ए शुड बी डिफाइंड और ए नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों सेम बात नहीं है, दोनों सेम हो भी सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका कुछ एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। जैसे आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x-3। ठीक है, पूछा डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर व्हाट, या इसको एग्जांपल की जगह क्वेश्चन नाम दे दो। तो इसका सॉल्यूशन देखो, पहला तो बात यह है कि x-3 को डिफाइन होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो आया उसको डिफाइन होना चाहिए, तो x-3 हमेशा डिफाइन होता है। दूसरा ये कि इसको 0 नहीं होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए और साथ साथ इसको 0 भी नहीं होना चाहिए। तो डिफाइन तो हमेशा है ये, मगर ये 0 ये हो सकता है, 3 पे 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले हमने तो x-3 बराबर 0 लिख के सॉल्व कर लिया, इसको देख लिया कितना आ रहा है, x बराबर 3। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर ऑल रियल नंबर -3। ये तो हो गया एकदम बेसिक क्वेश्चन, ऊपर वाला जो एग्जांपल लिखे थे उससे भी बेसिक। इसका सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें सिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे हमको उसने दे दिया एफ ऑफ एक्स बराबर 1/1 cos x। ठीक है, तो इसमें फिर पूछा आपको कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों कंडीशन हम लिखते हैं, दोनों कंडीशन जो हमारा है उसको लिखते हैं। तो ये 1/a के फॉर्म का है। ठीक है, ए का रोल क्या प्ले कर रहा है, अगर इसको हम अगर 1/a के फॉर्म का मान ले नंबर, तो ए का रोल प्ले कर रहा है क्या, 1/cos x। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि इसको डिफाइन होना पड़ेगा, मतलब a बराबर 1/cos x शुड बी डिफाइंड। दूसरा कंडीशन क्या है, कि इसको 0 नहीं होना पड़ेगा, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a मतलब क्या, फिर से बोल रहे हैं 1/cos x। ठीक है, तो 1/cos x कभी 0 हो सकता है क्या, पहले तो दूसरे वाले पे देखो ध्यान से, दूसरे वाले कंडीशन को हम जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, 1/cos x वाले को। अगर हमने 1/cos x को a बोला है, तो हमको बताओ कि 1/cos x कभी 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है सर, होता है। नहीं हो सकता है सर। कभी नहीं हो सकता है, 1/cos x कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको पिछले क्लास, मतलब पिछले क्लास में, a बाई बी का कोई फॉर्मेट का नंबर है, इसको अगर 0 होना है तो 0 होने के लिए a मस्ट बी इक्वल टू 0 और साथ साथ b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। याद करो, लिखवाया था इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, तो इसमें a का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ देख लो, या a तो हम नीचे में इसको बोल रहे हैं तो इसको c बोल दो, सपोज c/d के फॉर्म का कोई नंबर है, तो पहला चीज तो c को 0 होना पड़ेगा 0 होने के लिए, दूसरा चीज नीचे वाले को 0 नहीं होना पड़ेगा। तो c तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, 1/cos x कभी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर के लिए बात सही है कि 1/cos x कभी 0 नहीं होगा। cos x 0 हो सकता है भाई, cos x की बात नहीं कर रहे हैं, 1/cos x की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखो, हमेशा के लिए क्लास 11th में, कि a बाई बी अगर 0 है
तो पक्का पक्का ए ज़ीरो होगा। अगर ए ज़ीरो नहीं हो सकता है तो कभी भी ए वाई भी ज़ीरो नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि 1/cos x किस किस वैल्यू पे डिफाइन होगा। तो आप सोचो कि 1/cos x कब कब डिफाइन होगा और कब कब डिफाइन नहीं होगा। तो कब डिफाइन नहीं होगा ये हमको समझ में आ जाए, सॉरी कब डिफाइन नहीं होगा ये हमको समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली कब डिफाइन होगा ये समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी देर पहले ऐसा हम कुछ किए हैं, वहां से रिलेट करके बताओ। मैं क्या पूछा 1/cos x कब डिफाइन नहीं होगा? हाँ 1/cos x कब डिफाइन नहीं होगा। जब cos x की वैल्यू 0 होगी तब वो डिफाइन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, जब cos x की वैल्यू 0 होगी तब वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले को हम सॉल्व करते हैं, इस वाले कंडीशन को। 1/cos x इज डिफाइंड, या पहले अनडिफाइंड लिख लो, अनडिफाइंड फॉर all the values where denominator becomes 0। ये 1/cos x वहां अनडिफाइन होगा जहां जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, तो cos x कहाँ कहाँ 0 होता है अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम। और वाई और वाई डैश एक्सिस पे। cos x 0 होता है y एक्सिस पे, पॉजिटिव y पे और नेगेटिव y पे। तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, 2n+1 π/2। ठीक है, तो ये जो पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल दी वैल्यूज वेयर डिनोमिनेटर बिकम 0, वो ऑल दी वैल्यूज क्या है तो हमने लिख लिया 2n+1 π/2 का वो वैल्यू है। ठीक है, जहां पर cos x 0 हो जाता है। तो cos x 0 हो गया अगर, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1/cos x क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर डिफाइंड कहाँ कहाँ है, तो ये सारे वैल्यूज को हटा दो, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इसको ऐसा बोल दिया, इसको चलो ऐसे भी लिख दिया हमने 2n+1 π/2। 2n+1 π/2 खुद में एक सेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2 पे ये वाला फंक्शन जो है तुम्हारा ये वाला फंक्शन जो है तुम्हारा डिफाइंड होगा। एक बार फिर से समझाते हैं इसको। तो देखो दो कंडीशन है डोमेन को, डोमेन के लिए दो कंडीशन होता है 1/a के फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो। पहला ये कि जो डिनोमिनेटर है उसको डिफाइन होना पड़ेगा, दूसरा ये कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना पड़ेगा। अगर ये 0 होने वाला कोई वैल्यू रहता तो उसको भी हम छांटते इसमें से, मगर ये तो डिनोमिनेटर जो a है 1/cos x है, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये सारे वैल्यू पे जो है डिफाइंड है। तो हम देखा, तो हमने पहला कंडीशन देखा फिर कि a बराबर 1/cos x कहाँ कहाँ डिफाइन है और कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड ढूंढना ज़्यादा आसान है, पहले अनडिफाइंड हमने देख लिया, थोड़ी देर पहले देखा था। जहाँ जहाँ cos x 0 होगा वहाँ वहाँ 1/cos x अनडिफाइंड होगा। तो cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, तो पॉजिटिव y पे और नेगेटिव y पे। तो हमने देखा था दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं 2n+1 π/2। तो 2n+1 π/2 को हम इसमें से हटा दिए, डोमेन में से, मतलब रियल नंबर में से। तो हमको इस पूरे फंक्शन का डोमेन मिल गया f(x) बराबर 1/1/cos x। ठीक है, क्या आ गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। उम्मीद है कि कुछ कुछ समझ में आया होगा आपको। इस पे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये तो इतना बेसिक है, इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम दूसरे टाइप का फंक्शन को आप बताते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन लेते हैं 1/a के बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो
देखो हम सेकेंड टाइप के फंक्शन पे आते हैं अब। सेकेंड टाइप का हमारा फंक्शन है रूट ए वाला। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर रूट ए। तो इसको डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन है। ठीक है, दो कंडीशन क्या क्या है? तो पहला कंडीशन है ए शुड बी डिफाइंड, ए को डिफाइन होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन बताओ क्या है? रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है, ऐसे ही क्या क्या नंबर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं, बताओ। के अंदर माइनस नेगेटिव में। नहीं सुनाई दिया, फिर से एक बार बोलना प्लीज। सर कह रहे हैं रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होगा तब भी नहीं ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर बिल्कुल सही। इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। हाँ, तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा वो। अभी इमेजिनरी नंबर की तो बात रियल नंबर में नहीं करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री हम जितना भी पढ़ रहे हैं रियल नंबर के लिए ही पढ़ रहे हैं। बस एक ही चैप्टर ऐसा है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ इमेजिनरी नंबर को हम डील करेंगे, वैसे नहीं करेंगे हम डील। तो अगला कंडीशन ये है कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 दिस इज डिफाइंड, ये 0 होता है। ठीक है, तो दो कंडीशन है। तो डोमेन अगर कोई भी अंडर रूट ए के टाइप का नंबर हमको दे दिया और कहा डोमेन निकालो, तो हम इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें ना कुछ कुछ और बातें हम देख लेते हैं। जैसे इसी के अंदर इसको थोड़ा सा और बेसिक कर लें इसको। तो अगर कोई नंबर हमको ए की पावर 1/2m के टाइप का दिया हुआ है, ए की पावर 1/2m मतलब क्या हो गया? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है, सिक्स रूट ऑफ 8, ये सब टाइप का नंबर। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 1/2। इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1/4। इसका मतलब हुआ 8 की पावर 1/6। ठीक है ना? तो जो जो इवन रूट्स जो हमसे मांग रहा है, 6th रूट या 8 रूट या 20th रूट या 1 या 100th रूट किसी नंबर का हमसे मांग ले, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। वो पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये बन गया 50 की पावर 1/100। तो ये सब नंबर देखो किस फॉर्मेट का है, ए की पावर 1/2m के फॉर्मेट का नंबर है ये सारा। ठीक है, तो जब जब हमारा इवन जब हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है, या ऐसा कहो कि इवन रूट हो जाता है, तो उस केस में जो है ये कंडीशन वैलिड है कि इवन वाले रूट के अंदर में हमारा जो ए है वो 0 या 0 के बड़ा होना चाहिए। ऑड वाले रूट के अंदर में ऐसा नहीं है। जैसे क्यूब रूट ऑफ -8 पूछ दिया आपसे, इसके ये तो डिफाइंड है, क्यूब रूट ऑफ -8 -2 होता है। ठीक है ना? तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि इवन रूट अगर आपसे पूछ रहा है ना, तब फिर ये दो कंडीशन जो हम कह सकते हैं स्पेशली वैलिड है कि ए शुड बी डिफाइंड। अब स्क्वायर रूट का तो पहले हमने देख लिया, अब स्क्वायर रूट के बाद अब हम देख रहे हैं कोई भी इवन रूट दे दे इनफैक्ट, तो यही कंडीशन है एग्जैक्टली, ए शुड बी डिफाइंड। और दूसरा कंडीशन ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मगर यही अगर ए टू दी पावर 1/2m प्लस 1 टाइप का नंबर दे दिया, मतलब क्यूब रूट पूछ दिया, तो अब तो ये निगेटिव हो सकता है अंदर वाला नंबर। अब फिर क्या कंडीशन बन जाएगा? सिर्फ एक कंडीशन कि ए शुड बी डिफाइंड, ए को डिफाइन होना पड़ेगा। क्वेश्चन करोगे तो ये सब और अच्छे से समझ में आएगा, थ्योरी बोलने से उतना समझ में नहीं आता है ये सब। तो हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको फिर। क्वेश्चन ले लिया है, जैसे पूछ दिया हमें स्क्वायर रूट ऑफ x-3,
ठीक है, अब हमें कहा कि डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? बेटा ये क्लास खत्म होने वाला नोटिस आ गया है, तो एक बार ना दोबारा से कनेक्ट होना। ये है कम से कम ये स्क्वायर रूट वाला डोमेन हम बता दें आपको। इसके आगे जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। मंडे मेरी क्लास होती है ना, या मंडे नहीं होती है? फिजिक्स का किस दिन क्लास होता है? एक फ्राइडे को और एक ट्यूसडे को। ट्यूसडे। हाँ तो कल फिर हम क्लास लेंगे आपकी। कल हम वही 4 बजे से शाम से आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, तो इसका डोमेन पूछा, तो इसका डोमेन डिफाइन होने के लिए क्या है? पहला तो x-3 को डिफाइन होना चाहिए। पहला कंडीशन के हिसाब से x-3 शुड बी डिफाइंड। x-3 तो हमेशा डिफाइंड होता है, x-3 हमेशा डिफाइंड होता है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। कंडीशन बी क्या था? x-3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमको मिल गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। -3 को दूसरे साइड में हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां से हमें मिल गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर यही वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, क्लोज 3 टू इन्फिनिटी। 3 से छोटा नंबर ले लोगे तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे 2 ले लो तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया रियल नंबर के सिस्टम में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक क्वेश्चन बस हम और करके इसमें दिखाते हैं आपको, ताकि ये पहले वाले पार्ट का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन हमने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1/x-6। ठीक है, ये लिया, ये देख करके पूछा कि डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर व्हाट। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहला है, हमको जो अंदर में लिखा हुआ है ना, ए का रोल कौन प्ले कर रहा था? ऊपर वाले में x-3, यहाँ कौन प्ले कर रहा है ए का रोल? 1/x-6। तो पहला कंडीशन हो गया 1/x-6 शुड बी डिफाइंड। ठीक है, तो यहां से हमको मिल गया कि x, अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है? x 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो 6 एक नंबर है, वो 6 इसके डोमेन से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? पहले वाले